गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है वो पेरोल की क्लास है। अर्थ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये इसकी आखिरी क्लास है पेरोल की, जिसमें आज आप डाउट एंड रिवीजन क्लास के तौर पे आप इसे कीजिए। ये डाउट एंड रिवीजन क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जा सके। तो आप इसी वीडियो को देखेंगे तो भी आपकी काफ़ी सारी प्रिपरेशन हो जाती है इंटरव्यू के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी पेरोल की डाउट एंड रिवीजन क्लास को। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर टैली में आपसे पूछा जा सकता है या कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जो फीचर्स है वो कहाँ से आते हैं। तो F11 से फीचर्स आते हैं जिसमें पेरोल के ऑप्शन आपको मिलते हैं स्टैट्यूटरी और नॉर्मल के लिए। तो आपको नॉर्मल पेरोल के लिए F11 के बाद F1 प्रेस करना है और मेंटेन पेरोल ऑप्शन पे जाना है, जो कि अकाउंटिंग फीचर में आता है। तो ये एक सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पेरोल का फीचर कहाँ आता है, तो आप बताएंगे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। तो यहाँ पर पेरोल ऑप्शन यस करेंगे और मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी आपको यस करनी है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। देन एक पॉइंट और आता है जहाँ पर आप बात करते हैं स्टैट्यूटरी पेरोल की। तो स्टैट्यूटरी पेरोल के लिए हमें जाना होता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे अगर हम जाएं तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के लिए इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी ऑप्शन हमें मिलता है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि स्टैट्यूटरी पेरोल हम कहाँ से यस करते हैं। तो आंसर इज स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यानी कि F11 F3 से हम इसको यस करते हैं। तो इसमें जो डिटेल्स है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, प्रोविडेंट फंड की डिटेल, यहाँ पर ESI की डिटेल, कंपनी की नेशनल पेंशन स्कीम की डिटेल्स और इनकम टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होती है। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम कंप्लीट करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमें फिर पेरोल के इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है पेरोल का काम करने के लिए। तो यहाँ पर एक कॉमन डाउट अराइज होता है कि जो स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं वो रहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट और पोस्ट को लेके। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, आप जो कैटेगरी और ग्रुप ऑप्शन है उसमें से आप एक ही ऑप्शन यूज़ कीजिए, आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अपने सारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको पोस्ट वाइज आप डिवाइड कर दीजिए और आप चाहे तो उसे कैटेगरी या ग्रुप किसी में भी बना लीजिए, उसी को ही आप फॉलो कीजिए। ये एक टिप है जिसके बेस पे आप काम कर सकते हैं। हालांकि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में जब आप जाएंगे काम करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, बट एक सिंपल टिप के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत 15, 20, 25 लोग ही काम करते हैं, तो आप एक ही ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ग्रुप और कैटेगरी पोस्ट और डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। छोटी कंपनीज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए आप वन ऑप्शन का ही यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। एम्प्लॉय की जब आप डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो भी आप डिटेल डालेंगे, एम्प्लॉय बनाएंगे, उसकी इन डिटेल्स के अलावा भी कोई डिटेल होती है क्या, एक डाउट ये भी है। तो यस होती है, जिसको हम पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल्स कहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, F12 प्रेस करना होता है। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल को भी डाल पाएंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो बाहर से आके काम कर रहे हैं या ऐसे एम्प्लॉयज़ जो फॉरेन कंपनी में काम करते हैं जिनके पास पासपोर्ट एंड वीज़ा है, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक डाउट हमारा ये भी है जो हमने आज की क्लास में सॉल्व किया है, तो ये आप ध्यान दीजिए। F12 आपको करना है जब आप एम्प्लॉय बनाते हैं उस टाइम पे। ये देखिए क्रिएट करेंगे तो F12 करके आपको ये ऑप्शन यस करा लेने हैं। प्रोवाइड पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल्स, प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, तो F12 बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट या पोस्ट पे काम कर सकते हैं। तो आंसर है यस, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा पहले आप एक सिंगल एम्प्लॉयज़ का करके देखिए, उसके बाद आप 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए काम करिए। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारे लिए बनाना ज़रूरी होता है। जैसे एम्प्लॉय किस बेसिस पे काम करता है, प्रोडक्शन, लेबर से रिलेटेड एम्प्लॉय है या सर्विस से रिलेटेड एम्प्लॉय है, तो उसके बेस पे हमें यूनिट बनानी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप हम बनाते हैं, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं पे हेड के लिए, जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, ओवर टाइम, सिक लीव, ये सब हमें काउंट करना होता है। तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं।
देन आफ्टर अगर हम देखें यहाँ पर जो पे हेड है वो हमें बनाने होते, तो पे हेड को आप बहुत इजीली तरीके से बनाने के लिए एक तरीका सीखिए। ये देखिए, जब भी आप कोई पे हेड बनाते हैं तो उस पे हेड की कुछ कैटेगरीज होती है, तो कैटेगरीज वाइज आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। जिसमें से सबसे कॉमन कैटेगरी है अर्निंग, उसके बाद है डिडक्शन, उसके बाद है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन एंड डिडक्शंस। तो ये इसकी मेन कॉमन कैटेगरीज होती है। बाकी सब जैसे बोनस हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, रिम्बर्समेंट्स हो गया, ये सब भी यूज़ होते हैं बट ये कम यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप इन कॉमन कैटेगरीज को याद रखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से पे हेड्स किस किस नाम से हम बना सकते हैं। देखिए, एब्सेंट का पे हेड हम बना सकते हैं, बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, डी अर्नेंस अलाउंस का पे हेड बना सकते हैं, EDLSI कंट्रीब्यूशन। अब देखिए ये स्टैट्यूटरी पेरोल का पार्ट है, तो इसके लिए आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स वाली वीडियो जरूर देखें। EPF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट, EPF एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रेट, EPS कंट्रीब्यूशन रेट, ESI एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ESI एम्प्लॉयर, ER एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ग्रेचुटी का पे हेड है, हाउस रेंट अलाउंस का पे हेड है, ओवर टाइम हो गया, PF एडमिन चार्जेस हो गया, सैलरी पेबल, सिक लीव, स्पेशल अलाउंस और TDS ऑन सैलरी। तो ये जो है हमारे सारे पे हेड की एक तरह से कॉन्जिक्यूटिव लिस्ट है जिसके बेस पे आप पे हेड्स बनाते हैं। इसके अलावा और कई पे हेड्स होते हैं जो कंपनी के नॉर्म्स पे डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इसमें सीखा था कि सैलरी डिटेल्स हमें डिफाइन करनी होती है। इसको डिफाइन करने से मतलब है सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना। तो सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना के लिए भी एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आप पोस्ट या डिपार्टमेंट की सैलरी डिफाइन करेंगे, फिर आप एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपने पोस्ट डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं बना रखा है तभी आप डायरेक्ट एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे, अदरवाइज सबसे पहले पोस्ट या डिपार्टमेंट की सैलरी। तो किस तरह से होता है ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सैलरी स्ट्रक्चर है मिस्टर अमन मेहता का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो हमने सैलरी स्ट्रक्चर डाला था मिस्टर अमन मेहता का, वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो बेसिक सैलरी है, DA, HRA, एब्सेंट, कन्वेंस, ओवर टाइम, सिक लीव, TDS, ये सब हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है इनकी डिटेल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही सिंपल स्टेप है। हमें यहाँ पर एंट्री पास करनी होती है। तो एंट्री हमें 2 पास करनी है, एक अटेंडेंस की जिसमें हम अटेंडेंस चढ़ाएंगे। तो कंट्रोल F5 से आप सबसे पहले अटेंडेंस चढ़ाएंगे, उसके बाद कंट्रोल F4 से आप पेरोल की एंट्री करेंगे। तो आपको 2 एंट्री करनी होती है। इसमें भी गौर करने वाली बात क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस वाउचर के डाउट्स के लिए। अटेंडेंस वाउचर में ये जो करंट बैलेंस शो करता है, ये शो करता है आपको कि टोटल बैलेंस कितना है। जैसे अप्रैल महीने और मई महीने की मिलाकर जो है टोटल 50 अटेंडेंस है, तो यहाँ पर 50 बैलेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से एब्सेंट का बैलेंस, सिक लीव का बैलेंस 2 महीने का टोटल आपको यहाँ दिखा देगा। 3 महीने है तो 3 महीने का आपको शो कर जाएगा। लेकिन जो ये डिटेल्स है ये हमें फिल करनी होती है, ये हर एक मंथ की अलग अलग होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं अप्रैल महीने के लिए, तो अप्रैल महीने की ही ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डाली हुई है। तो अटेंडेंस वाउचर में आपको यही ध्यान रखना है। इसी तरह से पेरोल वाउचर की बात करें तो पेरोल वाउचर का जो डाउट आता है स्टूडेंट्स का, वो सबसे पहला डाउट तो ये होता है कि हम इसको फिल कैसे करें। तो पेरोल ऑटो फिल का आपको यूज़ करना होता है Alt A से। उसके बाद आप यहाँ पर जो डिटेल्स है वो लेना शुरू करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आपको डिटेल्स है ये यहाँ पर लेनी स्टार्ट करनी है। जब आप स्टैट्यूटरी पेमेंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए एंट्री पास करते हैं तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, नॉर्मल सैलरी के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको जो डिटेल्स है स्क्रीन पे शो होंगी उसके अकॉर्डिंगली डिटेल्स आपको भरते जानी है, ठीक है। लास्ट में जो लेजर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर देखिए सैलरी पेबल ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट अगर सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब हमने कोई सैलरी पेबल अकाउंट मेंटेन नहीं किया, हमने सीधा यहीं से प्रोसेस कर दिया है। एडवाइस यही किया जाता है कि सैलरी पेबल अकाउंट भी बनाएं। तो सैलरी पेबल अकाउंट में ये सैलरी सबसे पहले जाएगी, बाद में इसकी पेमेंट की एंट्री हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था पेरोल इन्फो, पेरोल एंट्री से रिलेटेड जो हमारा डाउट्स था और रिवीजन था। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है पेरोल रिपोर्ट्स। तो पेरोल रिपोर्ट्स में सबसे पहले मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा गेटवे ऑफ टैली पे 2 तरह की रिपोर्ट्स होती है, पेरोल रिपोर्ट्स और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स।
तो जो पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी है, इनकी रिपोर्ट्स देखनी है तो आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे। बाकी सभी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप नॉर्मल पेरोल रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं। डिस्प्ले पे हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने पेरोल रिपोर्ट्स पे सेलेक्ट किया। तो देखिए आप पेरोल रिपोर्ट्स में किस किस तरह की रिपोर्ट्स आती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ पर शो हो रहा है हमें। तो चलिए एक बार अटेंडेंस रजिस्टर हम देख लेते हैं। ये देखिए अप्रैल महीने में 3 एम्प्लॉयज़ का जो है हमने डेटा मेंटेन किया था, तो तीनों एम्प्लॉय का अटेंडेंस यहाँ पर शो कर जाएगा आपको। ठीक है, वाउचर रजिस्टर है ये, तो आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा तब ये शो करेगा। इसको और आसानी से हम देख सकते हैं अटेंडेंस शीट के अंदर। तो अटेंडेंस शीट में आप देखिए एक बार में ही देख पाएंगे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए किसके आपने क्या एंट्रीज अपडेट कर रखी है, कौन एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट कौन सी पोस्ट पे काम कर रहा है। तो इसको हमने इस तरह से प्रोसेस किया है जिससे ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ पेरोल की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, पे स्लिप, पे शीट। तो ये सब अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स है, आप इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पे स्लिप कैसे निकालते हैं, पे शीट कैसे आती है, पे स्लिप कितने तरीके की निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो सिंगल और मल्टीपल 2 तरीके की निकाल सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोफाइल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पेरोल रजिस्टर, पेरोल रिपोर्ट से ही हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जिसमें हमें पीएफ की रिपोर्ट, ईएसआई की रिपोर्ट, ग्रेच्युटी की रिपोर्ट, ये सब हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है। जो भी एप्लीकेबल नॉर्म्स है आपकी कंपनी के हिसाब से आप वो रिपोर्ट्स देखेंगे। बात करें इनकम टैक्स की, तो पेरोल के अंदर इनकम टैक्स की जो कंप्यूटेशन होती है वो सिर्फ ITR 1 के लिए होती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ITR इनकम टैक्स के पर्पज़ से पेरोल को सोचते हैं उनको मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा कि इसमें ITR 1 का ही काम किया जा सकता है और कोई सी ITR आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस डाउट एंड रिवीजन क्लास को आप एक बारी और सुन लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपको आज का क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।